नमस्कार दोस्तों। जब से इजरायल ने ईरान पे अटैक किया है तब से पूरा मिडिल ईस्ट से लेकर अरब देश तक चर्चा में आ गए हैं। आखिर अरब देश इतना अशांत क्यों है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, आज इस वीडियो में समझेंगे कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। दरअसल 1920 में ही एक अखबार में छपा था कि अरब लोगों पर एक ऐसी व्यवस्था थोपने की कोशिश की जाने की वजह से कितने लोगों की जान जाएगी जिसकी कल्पना अरब देश के लोग ने नहीं किया था। आखिर कौन जिम्मेदार है जो अरब देश से इतना ज़्यादा अशांत हो गए थे। तब से लेकर अब तक 104 साल बीत चुके हैं। ये ब्रिटिश अखबार में एक स्टेटमेंट छपा था, लेकिन मिडिल ईस्ट आज भी उतना ही ज़्यादा बदहाल है। दरअसल जो ईरान अटैक किया था, जो इजरायल के द्वारा अटैक किया गया था, उसका नाम इजरायल ने रखा था ऑपरेशन पछतावे के दिन। बात क्या है, दरअसल 26 अक्टूबर को देर रात इजरायल की एक सिक्योरिटी कैबिनेट ने नेताओं के एक कॉल पर बात किया, जिन्होंने फ़ोन पर ही तय कर लिया था कि जो 1 अक्टूबर को ईरान के द्वारा लगभग 180 मिसाइलों से इजरायल पे अटैक किया था, उसका बदला लेने के लिए आज ही के दिन यानी कि लगभग 26 अक्टूबर को हमला किया जाएगा ईरान के ऊपर से। सबकी सहमति के बाद सुबह 2:15 पर इजरायल के फाइटर जेट्स और जासूसी विमान ईरान की हवाई सीमा में घुसते हैं। वहां लगभग 3 घंटे तक बमबारी करते हैं। ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों और मिलिट्री जो साइट्स है उससे समेत मिलाकर कुल 20 ठिकानों पर से हमला करते हैं। इजरायल ने सुबह 5 बजे तक जारी रहे इस ऑपरेशन का नाम ही रख दिया ऑपरेशन पछतावे के दिन रख दिया था। 3 घंटे जारी हमले में लगभग 100 से ज़्यादा फाइटर जेट ईरान में घुस चुके थे। वो उस पर लगातार 3 घंटे तक हमला करते रहे। इस बंटवारे से ऐसा क्या हुआ था कि अरब देश आज भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझेंगे कि अरब देश आज भी इतना ज़्यादा विवादित क्यों बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, जो अरब देश है, मिडिल ईस्ट है, इसका मैप हुआ है। आज का जो मिडिल ईस्ट है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऐसा नहीं दिखता था। पहले इसका नक्शा कुछ और ही हुआ करता था। इस पर जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस इलाके पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और अपने हितों के मुताबिक ये जो मिडिल ईस्ट का नक्शा दिख रहा है, इसको अपने हितों के मुताबिक बांटना शुरू कर दिया फ्रांस और ब्रिटेन ने। आज ये देश विवादित सीमाओं की वजह से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि आज भी इन दोनों मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, इनकी सीमाएं एकदम से विवादित बनी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो मिडिल ईस्ट है, उसके बड़े हिस्से पर जो ऑटोमन एम्पायर था उसका हिस्सा हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर आज का जो तुर्की है, पहले ऑटोमन एम्पायर था। उसी के इलाके में एक कुर्दिस्तान का इलाका भी था। फिर उसके बाद हैशमाइट्स अरेबिया था। हैशमाइट्स में जो सऊदी अरब की एक फैमिली थी, एक शासक फैमिली थी, उसका यहाँ पर शासक हुआ करता था। फिर उसके बाद 3 समझौते हुए थे। 3 समझौते जो बेहद महत्वपूर्ण समझौते थे। इसके वजह से जो मिडिल ईस्ट है आज तक काफ़ी ज़्यादा विवाद में बना हुआ है। पहला समझौता हुआ था जिसका नाम रखा गया था साइक्स पिकाक समझौता। ये समझौता हुआ था 3 जनवरी 1916 को। 3 जनवरी 1916 को ब्रिटेन के डिप्लोमेट्स थे जिनका नाम था मार्क साइक्स, और फ्रांस के डिप्लोमेट थे जिनका नाम था फ्रांसिस जार पिकार्ड्स। इनके बीच एक सीक्रेट मुलाकात होती है। इसमें तय हुआ कि युद्ध के बाद से हर साथी सदस्य को अरब देशों में हिस्सा मिलेगा। तय हुआ कि एंटोलियो यानी जो तुर्की है, उसका एक हिस्सा सीरिया और लेबनान फ्रांस के अधीन रखा जाएगा। मतलब कि उसका एक हिस्सा जो तुर्की है, इसका जो फ्रांस है और लेबनान, ये फ्रांस है, सीरिया है, उसके अंदर रख दिया जाएगा। वहीं मिडिल ईस्ट का जो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम हिस्सा यानी इराक और सऊदी अरब है, उसे ब्रिटेन को देने के लिए तय किया गया कि जो सऊदी अरब है वो किसको दे दिया जाएगा, ब्रिटेन को दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, इराक को मिलेगा। जब फिर इस समझौते पर ब्रिटिश ब्रिगेडियर थे जिनका नाम था जनरल जॉर्ज मैकडोनाल्ड। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हम उन शिकारियों जैसे हैं जिन्होंने भालू को मारने से पहले ही उसकी खाल का बंटवारा कर लिया है। अभी यह सोचना चाहिए कि हम तुर्की साम्राज्य को किस तरीके से हराएं, क्योंकि उस समय ऑटोमन साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। फिर उसके बाद दूसरा विवाद का कारण क्या बना, ब्रिटिश एम्पायर और जो हैशमाइट्स परिवार था उसके बीच में समझौता हुआ। ब्रिटिश फैमिली यानी कि जो मिडिल ईस्ट था उस पर ब्रिटिश का कब्जा था। फिर यहाँ पर हैशमाइट परिवार, मतलब कि ये जो सऊदी अरेबिया का एक शाही फैमिली थी, वो थे। समझौता क्या हुआ, 14 जुलाई 1915 को 14 जुलाई
1915 को एक समझौता हुआ। ये समझौता 10 मार्च 1916 तक ब्रिटिश अफसर सर हेनरी मैकमोहन और सऊदी अरब के जो हैशमाइट परिवार के शरीफ हुसैन इब्न अली हाशमी थे, इनके बीच हुआ था। इसमें तय हुआ कि जो हैशमाइट ऑटोमन एम्पायर है इसके खिलाफ लड़ेंगे। जीत के बाद उन्हें ऑटोमन साम्राज्य की जो जमीन है उसका कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया जाएगा। इस सौदे में सीमाओं का बंटवारा स्पष्ट नहीं किया गया। हालांकि यह समझौता ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन हुआ था, माना जाता है कि ये उसका उल्लंघन हुआ था। फिर तीसरा समझौता क्या हुआ, बालाफर एग्रीमेंट हुआ। ये 1917 में हुआ। ये 1917 में 19वीं सदी में एक ज़ियोनिस्ट मूवमेंट चरम पर था, जिसके तहत यहूदी एक अलग देश की मांग कर रहे थे। यहूदी विचारक जो थियोडोर हर्जल है, इन्होंने कई जगह पर यहूदियों को बसाने के बारे में सोचा, मगर उन्हें फ़िलिस्तीन सबसे सही जगह लगा। उनका दावा था कि ये यहूदियों की जो पुरानी मातृभूमि थी वहाँ कुछ यहूदी रहते भी थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही यहूदी फ़िलिस्तीन में जाकर बसने लगे थे। इस दौरान ब्रिटेन को लगा कि अगर वे यहूदियों की यह मांग पूरी करने में उनका साथ देते हैं तो वो युद्ध में जो यहूदी हैं वो ब्रिटेन का साथ देंगे, ऐसा उन्हें लगा। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के विदेश सचिव थे आर्थर जेम्स बालाफोर। इन्होंने यहूदियों के संगठन को एक लेटर भेजा। इसमें वादा किया गया कि ब्रिटिश सरकार फ़िलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक अलग देश बनाए जाने के पक्ष में है। तो जब जैसे ब्रिटेन ने युद्ध जीतने के लिए वादे तो किए, मगर यह साफ नहीं था कि उन वादों को पूरा कैसे किया जाएगा। एलाइड देश नवंबर 1918 को जीत हासिल कर लेते हैं। जीत हासिल करने के बाद लेकिन युद्ध के बाद व्यवस्था को बनाए रखने में कई साल लगे। फिर उसके बाद एक और संधि होती है जिसे लोहजान की संधि कहा जाता है। ये 1923 में हुई। 1923 में जब ये लोहजान की संधि हुई, इसमें क्या हुआ, आखिरकार 24 जुलाई 1923 को स्विट्जरलैंड में तुर्की और सभी एलाइड देश जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, तुर्की अकेला लड़ रहा था क्योंकि वो ऑटोमन साम्राज्य था। फ्रांस, इटली, जापान, रोमानिया, सर्बिया और यूगोस्लाविया, ये सब देश एक साथ लड़ते थे। इनके बीच एक समझौता हुआ, इसे लोहजान की संधि के नाम से जाना गया। इसी समझौते के तहत इसी समझौते के तहत आज का जो मिडिल ईस्ट है उसके मैप की नींव रखी गई। हालांकि इस समझौते में कई ज़मीनी विवादों मतभेदों को नज़रअंदाज भी किया गया। इसके चलते मिडिल ईस्ट में आज तक स्थिरता नहीं हो पाई। फिर उसके बाद ईरान और जो तुर्की है, फिर यहाँ पर देखिए ये ईरान का इलाका है, ये तुर्की का इलाका है, इसके बीच में एक कुर्दिस्तान है जो कुर्द लोग हैं, इसका बंटवारा शुरू हो गया। मिडिल ईस्ट के बंटवारे में कुर्द लोगों के लिए कोई देश नहीं बनाया गया। जिस इलाके में कुर्द रहते थे उसे तुर्की, इराक और ईरान, सीरिया में बांट दिया गया। इसे तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया में बांट दिया गया, लेकिन जो कुर्द लोग थे उनके लिए कोई अलग से देश नहीं बनाया गया। तब इसका नतीजा यही हुआ कि जो कुर्द है इन इलाकों में माइनॉरिटी बन गए और तब से ही ये अलग देशों की मांग आज तक भी कर रहे हैं। इसके चलते ईरान और तुर्की के अंदर कई बार हिंसा हुई, किसके द्वारा, कुर्दिशों के द्वारा हिंसा की गई। तो आज भी इनकी कहीं न कहीं लड़ाई होना शुरू हो जाती है। फिर आती है कुवैत की लड़ाई होती है। अंग्रेज़ों के समझौते ने कुवैत को एक अलग देश बना दिया। जब एक अलग देश कुवैत बना तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कुवैत बना तो 67 साल बाद युद्ध की वजह बना कुवैत भी। 1990 में इराक के जो तानाशाह थे जिनका नाम था सद्दाम हुसैन, कुवैत को फिर से अपना हिस्सा बनाने के लिए उस पर हमला कर दिए, क्योंकि इराक से ही काट कर कुवैत यहाँ पर बनाया गया। यहाँ पर देखिए यह है कुवैत, इसकी कैपिटल कुवैत सिटी है, ये इराक से ही काट कर बनाया गया। तो जब सद्दाम हुसैन इराक के गद्दी पर बैठता है तो उसे लगा सद्दाम हुसैन को कि ये जो कुवैत है ये हमारा हिस्सा है, इस पर ये सीधा अटैक कर देता है। जब सीधा अटैक कर देता है इसको मिलाने के लिए, तो फिर इसका जो कुवैत है इसका सपोर्ट अमेरिका करने के लिए वहाँ पर कूदता है। फिर उसके बाद लेबनान में सिविल वार शुरू हो जाता है। लेबनान में जब सिविल वार, यहाँ पर देखिए ये है लेबनान का इलाका, ये इसे सीरिया से काटकर बनाया गया था। लेबनान में सिविल वार क्यों हुआ, लोहजान की संधि के तहत सीरिया को जब तोड़कर लेबनान का नाम दिया गया, लेबनान एक नया देश बनाया गया, सीरिया की तोड़कर बनाया गया था। क्योंकि पहले जो सीरिया वाला इलाका, लेबनान वाला इलाका है, इस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। लेबनान में ज़्यादातर ईसाई लोग रहते थे। इसके बावजूद एक लेबनान बनाने के लिए फ्रांस ने कुछ मुस्लिम इलाकों को भी काट कर मिला लिया। लेबनान बनाने के लिए जो कुछ मुस्लिम इलाके हैं, फ़िलिस्तीन है, ये सब सीरिया है, इसके काट कर इसमें मिला लिया। जब मिला लिया तो यहाँ पर 3 तरह की आबादी आ गई। 3 तरह की आबादी कौन थे, एक शिया मुस्लिम हो गई, एक सुन्नी मुस्लिम हो गई और तीसरी आबादी ईसाइयों की हो गई। जब 3 तरह की आबादी हो गई तो वर्चस्व को लेकर तीनों आपस में लड़ना शुरू कर दिए। तो एक विवाद का जड़ यहाँ पर ऐसे भी हो गया, जिससे असंतुलन बन गया और लेबनान में 1975 से लेकर 1990 तक लगातार सिविल वार चलता रहा। 1990 तक लगातार सिविल वार वहाँ पर चलता रहा।
फिर उसके बाद आती है फ़िलिस्तीन की लड़ाई। फ़िलिस्तीन की लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? बालाफोर जो समझौता हुआ उसी के तहत ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को फ़िलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। तो किस तरीके से यहूदियों को फ़िलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया, यहाँ पर देखिए मैप। पहले जो फ़िलिस्तीन था, फ़िलिस्तीन का जो मैप था, ये पूरा इलाका जो ग्रीन कलर का दिख रहा था पूरा फ़िलिस्तीन था। इस पर जो वाइट कलर दिख रहा है छोटा छोटा जगह, यहीं पर धीरे धीरे जो यहूदी हैं इसे बसाना शुरू कर दिया। 1919 से लेकर 1923 तक लगभग 35,000 यहूदी फ़िलिस्तीन में आकर बस चुके थे। यहूदियों ने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी। इसके बाद फ़िलिस्तीन में अरब मुस्लिम और यहूदियों में मतभेद बढ़ना शुरू कर दिया। एक हिलेल कोहन की किताब है जिसका नाम है जियोनिज्म इज़ अ ब्लोसिंग टू दी अरब। इसके मुताबिक बताया, एक अरब लेखक हैं मूसा काजिम अल हुसैनी, इन्होंने 1921 में विंस्टन चर्चिल को एक लेटर लिखा था। इसमें कहा गया था कि फ़िलिस्तीन में बसने वाले जो यहूदी हैं भूमि और संपत्ति का मूल्य कम कर रहे हैं और साथ ही वित्तीय संकट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। क्या यूरोप यह उम्मीद कर सकता है कि अरब ऐसे पड़ोसी के साथ रहेंगे और काम करेंगे? अंग्रेजों ने फ़िलिस्तीनियों को नज़रअंदाज कर दिया। दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ता गया। यहूदियों ने अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी बनाना शुरू कर दी। जब आर्मी बनाना शुरू कर दी तो इसे प्रोजेक्ट को आयरन वाल नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट को 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। यहाँ पर देखिए फ़िलिस्तीन 2 हिस्सों में बट गया। 1947 में जब 2 हिस्सों में बट गया तो एक हिस्सा यहूदियों के लिए बनाया गया और दूसरा हिस्सा फ़िलिस्तीनियों के लिए बनाया गया। जो यरूशलेम थे, यरूशलेम यहाँ पर देखिए ये है छोटा सा एरिया यरूशलेम, जो राजधानी रहा था पहले, फ़िलिस्तीन की राजधानी था, अभी इजराइल इसे अपना राजधानी मानता है। इसे जो इंटरनेशनल संस्था थी उसके प्रशासनिक के तौर पर, उसके प्रशासन के अंदर इसे रखा गया यरूशलेम को। फिर उसके बाद फ़िलिस्तीन का जो 62% हिस्सा है, 62% हिस्सा इजराइल को दे दिया गया। बाकी जो बचा हिस्सा वो मिला फ़िलिस्तीन को, वहाँ भी फ़िलिस्तीन को कम मिला। फिर 14 मई 1948 को इजराइल ने फ़िलिस्तीन में खुद को एक संप्रभु देश घोषित कर दिया। जब अपने आप को संप्रभु देश घोषित कर दिया तो इजराइल बनने के बाद मिडिल ईस्ट में फ़िलिस्तीन के 4 बड़े युद्ध भी हुए। इस तरह ब्रिटेन के युद्ध के समय भी किए गए वादों ने मिडिल ईस्ट में एक ऐसा विवाद पैदा कर दिया जो आज तक जारी है। आज तक दोनों देशों के बीच में जारी रहा जो विवाद चल रहा है। फिर आता है, फिर यहाँ पर देखिए 1949 से 67 के बीच में जो युद्ध चला, इजराइल ने और भी फ़िलिस्तीन का जो इलाका है कम कर दिया। यहीं देखिए 2012 का मैप है, इजराइल ने और भी फ़िलिस्तीन का इलाका कम कर दिया। यहाँ पर है गाज़ा पट्टी, यहाँ पर है वेस्ट बैंक, दोनों को मिलाकर अभी फ़िलिस्तीन कहा जा रहा है। इजराइल ने धीरे धीरे अपने युद्ध, अपने पावर के चलते कब्जा करता चला गया उन देशों पर। फिर आते हैं शिया सुन्नी विवाद और मिडिल ईस्ट की बदहाली किस तरीके से शुरू हुई। फिर यहाँ पर इसी मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यह है यमन में कई सालों तक संघर्ष छिड़ा हुआ है। यहाँ देखिए यमन, इसकी जो राजधानी है यह है सना राजधानी। यहाँ पर करीब यमन में सालों से जब संघर्ष छिड़ा हुआ था, यहाँ करीब 60% सुन्नी और 40% शिया आबादी थी। 60% यहाँ पर सुन्नी रहते थे और इसके बाद जो 40% है वो यहाँ पर शिया आबादी रहते थे। तो यहाँ पर जो सुन्नी आबादी है यहाँ पर उसी पर एक हुती विद्रोही नाम से एक संगठन था। हुती विद्रोही नाम से एक संगठन है जो सना, यमन की राजधानी सना सहित इसके मैक्सिमम हिस्से पर कब्जा कर लिया है। जो यमन है इस पर 2 गुट है, एक यमन की सरकार है, एक जो हुती विद्रोही हैं उनका एक संगठन है। जो हुती विद्रोही हैं इसका सपोर्ट ईरान करता है क्योंकि ईरान भी एक शिया बाहुल देश है। फिर जो यहाँ की सरकार है ये सुन्नी सरकार है यहाँ पर, तो इसका सपोर्ट सऊदी अरेबिया के बीच में चलता है। तो यहाँ पर यमन के अंदर भी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में इनडायरेक्ट रूप से वार चलता रहता है। सीरिया में भी शिया सुन्नी विवाद चल रहा है, वहाँ की भी जो बहुसंख्यक आबादी है सुन्नी है, जबकि वहाँ पर शासन किसके द्वारा चला जा रहा है, शिया के द्वारा चलाया जा रहा है। कहाँ पर, सीरिया के अंदर से, यहाँ पर भी चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा लोग इस संघर्ष में मारे गए। 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों के अपना देश छोड़ना भी पड़ा। फिर यहाँ पर एक मैप देख लेते हैं कि कहाँ पर किस इलाके में किसका दबदबा है। जो यहाँ पर पिंक कलर का एरिया दिख रहा है, यहाँ पर जो सुन्नी है, सुन्नी मुस्लिम है, वहाँ पर इसका सत्ता है, ये दबदबा है। जो यहाँ पर ग्रे कलर का एरिया दिख रहा है, यहाँ पर ईरान, कुवैत ईरान हो गया, फिर उसके बाद इराक हो गया, सीरिया हो गया, ये शिया बाहुल इलाका है। इस पर शिया जो इलाका है उसका जब दबदबा है। फिर मिडिल ईस्ट में एक और चीज़ों की एंट्री होती है, वो है तेल के लिए भी जंग हुई। मिडिल ईस्ट की सीमा बनने के बाद यहाँ पर विवाद चलता रहा। यहाँ पर इन देशों ने तेल के भंडार मिलने, जब यहाँ पर तेल का भंडार मिलना शुरू कर दिया मिडिल ईस्ट के अंदर, तब एक और नई मुसीबत को जन्म दिया।
अब हर देश और हर गुट तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहते थे। तेल ने मिडिल ईस्ट में एक नई लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। 1927 में इराक और सऊदी अरब के पूर्वी बॉर्डर के पास भी तेल के एक बहुत बड़े भंडार मिले थे। एक खास बात यह भी रही है कि इन सभी इलाकों में ज़्यादातर शिया मुस्लिम रहते थे। 1956 में सीरिया में भी तेल भंडारों की खोज हुई थी। इस इलाके पर जो कुर्दिश शिया लोग हैं वो यहाँ पर पूरी दुनिया रहते थे। यहाँ पर पूरी दुनिया का जो 50% तेल है ये मिल गया। कहाँ पर? मिडिल ईस्ट के अंदर से पूरे 50%, दुनिया में जितने आयल मिलते हैं उसका 50% सिर्फ जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर देखने को मिल गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर ब्रिटेन ने 1971 में गल्फ और मिडिल ईस्ट देशों को आज़ाद कर दिया था। इसके बाद अमेरिका की नज़र आ गई, क्योंकि यहाँ पर आयल था तो अमेरिका की नज़र आई। तो जब अमेरिका की नज़र आ गई मिडिल ईस्ट पर, तो अमेरिका ने क्या किया? फिर उसके बाद अमेरिका ने इन देशों में अपने पांव पसारना शुरू कर दिया था। ईरान के पास भी तेल के खूब भंडार मिले थे। आज़ादी के बाद 1951 में मोहम्मद मोसद्देक की सरकार ने तेल उत्पादन का जो राष्ट्रीयकरण है वो कर दिया। इससे ब्रिटेन की जो कंपनी है उसको नुकसान होना शुरू कर दिया। ब्रिटेन नाराज़ हो गया। ब्रिटेन नाराज़ होकर अमेरिका की मदद करने लगा। वहाँ पर से जो मोसद्देक की सरकार है उसका तख्ता पलट करवा दिया। अपनी कठपुतली के तौर पर रेजा शाह पहलवी को ईरान का शासक बना दिया गया। फिर उसके बाद कुवैत का जो तेल भंडार है उस पर सद्दाम और अमेरिका की जंग शुरू हो गई। कैसे शुरू हो गई? यहाँ पर मैप में देखिए, पहले कुवैत की तरफ आते बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुवैत है, ये मैप में ये कुवैत है। यहाँ पर शुरू हो गई क्योंकि यहाँ पर सद्दाम हुसैन का शासक था। फिर उसके बाद ईरान ने 8 साल जंग के बाद इराक की जो अर्थव्यवस्था है उसको बड़ा झटका भी दे दिया। सद्दाम हुसैन उसे फिर से पटरी पर लाना चाहता था। इसके लिए उसने कुवैत का जो तेल और अपनी नज़र जमाई, तेल पर और भी ज़्यादा नज़र जमाई। 1990 में वहाँ पर हमला कर दिया। इराक के जो सद्दाम हुसैन है वह कुवैत पर हमला कर दिए। जब कुवैत पर हमला कर दिए तो अब सद्दाम के पास दुनिया का जो 25% तेल भंडार है उस पर कब्जा हो गया। अमेरिका ने 1990 में ही इराक पर हमला कर दिया और कुवैत को आज़ाद करा दिया और इस इलाके में अपनी जो आर्मी है तैनात कर दी। तो आज तक कुवैत में अमेरिका की आर्मी है कुवैत को सुरक्षा देने के लिए। फिर ब्रिटेन फ्रांस ने मिडिल ईस्ट को अपने हिसाब से बांटकर यहाँ की विवाद तो शुरू की ही, अब अमेरिका का भी वर्चस्व यहाँ पर हो गया। जब अमेरिका का यहाँ पर वर्चस्व हो गया तो जाहिर सी बात है कि आज भी ये विवाद जारी है। ये देश अपने अपने हिसाब से यहाँ पर ये देख सकते हैं, इराक के अंदर से जो टैंक है ये चल रहे हैं जब ईरान ने अटैक किया था। तो आज भी यह देश अस्थिर बना हुआ है क्योंकि ये देश जो ब्रिटेन है, फ्रांस है और अमेरिका है ये अपने अपने हिसाब से बांटे हैं, अपने अपने फ़ायदे के अनुसार से इसका इस्तेमाल भी करते रहते हैं, जिसका नतीजा आज भी देखने को मिल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच वार शुरू हो गया है। हालांकि ईरान ने अभी पलटवार नहीं किया है, लेकिन ईरान भी कह रहा है कि हम पलट कर वार करेंगे इजराइल के ऊपर से। अमेरिका ने भी चेतावनी दी है ईरान को कि ईरान पलट कर वार इजराइल पर न करे, अन्यथा जो मिडिल ईस्ट है इसका जो पूरा समीकरण है ये बिगड़ सकता है और इजराइल फिर भी दोबारा अटैक कर सकता है ईरान पर। अगर दोनों देश नहीं मानते हैं तो एक नया वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं ये वर्ल्ड वार जो 3 है इसको भी आमंत्रित दे सकता है। थैंक यू।